नमस्कार दोस्तों, मैं आरवी चौहान स्वागत करता हूं आपका यूट्यूब चैनल देसी अकेडमी फॉर सिविल सर्विस में। कल हमने पॉलिटी शुरू किया था और पॉलिटी के कल के वीडियो में हमने आपको फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड एक स्मॉल इंट्रोडक्शन दिया था। आज की वीडियो में हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे संविधान के भाग 3 में फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं और फंडामेंटल राइट्स में हमें कितने प्रकार के राइट्स दिए गए हैं, वो हैं 7 प्रकार के राइट्स दिए गए हैं। जिसमें से पहला है राइट टू इक्वालिटी, जो कि आर्टिकल नंबर 14 से लेके 18 तक है। राइट टू फ्रीडम, जो कि आर्टिकल नंबर 19 से लेके 22 तक है। राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जो आर्टिकल 23 से 24 में है। और राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यह आर्टिकल 25 से लेके आर्टिकल 28 तक है। और कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट जो आते हैं हमारे संविधान के आर्टिकल नंबर 29 और 30 में आते हैं। राइट टू प्रॉपर्टी है, वह आर्टिकल नंबर 31 में है। और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो आता है, यानी संवैधानिक उपचारों का जो आर्टिकल है, अधिकार है, वह आर्टिकल नंबर 32 में आता है। इन सभी 7 प्रकार के जो राइट्स दिए गए, अधिकार दिए गए हमें, इसमें जो 6वें नंबर का अधिकार है राइट टू प्रॉपर्टी, ये 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1978 में इसको डिलीट कर दिया गया, यानी इसको इस कैटेगरी से हटा दिया गया। प्रेजेंट स्टेटस जो है इसका, इस आर्टिकल का, वो ये है कि ये अब हमारे मूल अधिकारों की कैटेगरी में नहीं आता है, फंडामेंटल राइट्स में नहीं आता है। तो अगर सवाल पूछा जाए कि ना कि बेसिकली हमारे संविधान में कितने प्रकार के अधिकार दिए गए हैं, तो 7 प्रकार के दिए गए। लेकिन अगर प्रेजेंट स्टेटस पूछा जाए तो प्रेजेंट स्टेटस में 6 प्रकार के अधिकार दिए गए हैं, जिसमें राइट टू प्रॉपर्टी नहीं है। जब हम इन आर्टिकल्स को पढ़ते हैं, जो कि सभी ने पढ़े होंगे, जब पढ़ते हैं तो हमें एक शब्द सुनाई देता है, चाहे वो राइट टू इक्वालिटी हो, राइट टू फ्रीडम हो, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, या राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एजुकेशनल राइट, या कोई भी राइट हो, जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हमें एक शब्द सुनाई देता है, वो है स्टेट। स्टेट यानी राज्य के स्टेट, इसमें हमें सुनने को, पढ़ने को मिलता है कि राज्य ऐसा कर सकता है, राज्य वैसा कर सकता है, राज्य ऐसे प्रोविजंस कर सकता है, राज्य वैसे प्रोविजंस कर सकता है। तो हमें ये जानना होगा कि एक्चुअल में स्टेट है क्या, या स्टेट की डेफिनेशन क्या है। तो इसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा अपने फंडामेंटल राइट्स का सबसे पहला आर्टिकल नंबर 12। जैसा हमने कल आपको बताया था कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो टोटल 24 आर्टिकल्स में आते हैं, और वो आर्टिकल नंबर 12 से लेके आर्टिकल नंबर 35 तक है। तो हमारा सबसे पहला आर्टिकल जो है वो है आर्टिकल नंबर 12, और इसी आर्टिकल नंबर 12 में दी गई है क्या, डेफिनेशन ऑफ स्टेट। डेफिनेशन ऑफ स्टेट दी गई है इसी आर्टिकल में। अब इसमें डेफिनेशन ऑफ स्टेट दी गई है, तो क्या कहा गया है कि स्टेट क्या होगा। स्टेट की डेफिनेशन में कौन कौन आएंगे, एक तो आएगा लॉ मेकिंग बॉडीज, दूसरा आएगा लॉ इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज, एक तो लॉ मेकिंग बॉडीज़, दूसरा लॉ इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज आएगा। तो अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि लॉ मेकिंग बॉडीज़ क्या क्या हैं। तो सबसे पहले अगर हम सेंट्रल लेवल पर देखें तो लॉ मेकिंग बॉडी जो होती है हमारी, वो है पार्लियामेंट। क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि पार्लियामेंट पूरे देश के लिए कानून बनाने की शक्ति रखती है, और इसके उन कानूनों के पालन कराने की जिम्मेदारी किसकी होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की, जो क्या है, लॉ इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है। अगर स्टेट लेवल पर देखें तो स्टेट लेवल पर विधानसभा होती है, इसे लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता है। और स्टेट लेवल पर विधानसभा के बनाए हुए कानूनों को इम्प्लीमेंट कराने की जिम्मेदारी किसकी होती है, वो होती है स्टेट गवर्नमेंट की। इसके अलावा हमारे यहाँ एक और थर्ड नंबर और होता है, वो होता है लोकल सेल्फ बॉडीज। और वो लोकल सेल्फ बॉडीज जो कानून बनाती हैं, वो उनको कौन इम्प्लीमेंट कराता है, म्यूनिसिपैलिटी होती है, ये कानून भी बनाती हैं। म्यूनिसिपैलिटीज, पंचायत, ये होता है।
इसके अलावा कहा गया है कि हमारे देश में जितनी भी स्टैट्यूटरी बॉडीज़ है यानी संवैधानिक संस्थाएं हैं और गैर संवैधानिक संस्था नॉन स्टैट्यूटरी बॉडीज़ हैं, वे सभी की सभी स्टेट की डेफिनेशन में आएंगी। स्टैट्यूटरी बॉडीज़ जैसे ONGC हो जाता है, LIC हो जाता है, ये इस तरह की स्टैट्यूटरी और नॉन स्टैट्यूटरी बॉडीज़ मिलकर है ना स्टेट की डेफिनेशन के अंदर आती हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया और कहा कि जितनी भी प्राइवेट एजेंसीज़ हैं वे प्राइवेट एजेंसीज़ जो कि गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करती हैं स्टेट की डेफिनेशन में आएंगी, स्टेट की डेफिनेशन में आएंगी। तो हमें इससे क्या पता चलता है कि लॉ मेकिंग बॉडीज़ और लॉ इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज साथ की साथ स्टैट्यूटरी एंड नॉन स्टैट्यूटरी बॉडीज़ और प्राइवेट एजेंसीज जो कि सरकार के साथ मिलकर काम करती हैं राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं या उनको ही राज्य कहा जाता है, उनकी परिभाषा में आती हैं। तो इस तरीके से हमारी स्टेट की डेफिनेशन कंप्लीट होती है जो कि आर्टिकल नंबर 12 में आती है। अगर पूछा जाए कि ना कि डेफिनेशन ऑफ स्टेट संविधान के किस आर्टिकल में दिया गया है तो वो होगा आर्टिकल नंबर 12। अगर ये पूछा जाए कि राज्य की परिभाषा के अंतर्गत क्या क्या आता है, सवाल पूछा गया ये एक बार, अगर आता है तो आप उसे बता सकते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं आर्टिकल नंबर 13। आर्टिकल नंबर 13, आर्टिकल नंबर 13 कहता है कि अगर हमारे देश की संसद यानी अगर हमारे देश की संसद ऐसा कोई कानून बनाती है जो कि हमारे मूल अधिकारों से छेड़खानी करता है तो ऐसे अधिकारों को सुप्रीम कोर्ट नल एंड वॉइड यानी शून्य या अवैध घोषित कर सकती है, नल एंड वॉइड घोषित कर सकती है। ऐसे सभी कानूनों को सुप्रीम कोर्ट नल एंड वॉइड घोषित कर सकती है। कौन कर सकती है? सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कर सकती है। अभी अभी आपने एक शब्द सुना होगा जिसमें हमने कहा था कि ऐसे सभी कानूनों को, सभी कानून यानी ऑल लॉ, ऐसे सभी कानूनों को यानी कि ऑल लॉज। इसका अर्थ क्या है जानना पड़ेगा ना कि सभी कानूनों का मतलब क्या है। तो सभी कानूनों का मतलब होता है या तो ऐसे कानून पार्लियामेंट ने बनाए हो या फिर हमारे यहाँ विधानसभा ने बनाए हो। अगर पार्लियामेंट या विधानसभा ने ऐसे कानून बनाए हैं जिससे कि हमारे मूल अधिकारों में कोई छेड़छानी होती है या उन्हें प्रतिबंधित किया जाता है या कम करने की कोशिश की जाती है तो ऐसे कानूनों को सुप्रीम कोर्ट नल एंड वॉइड कर सकता है। किससे? आर्टिकल नंबर 13 का प्रयोग करते हुए। अगला जो है वो है क्या कहते हैं, अगर ऐसा कोई कानून जिससे प्रेसिडेंट ने एज अ ऑर्डिनेंस पास किया है, प्रेसिडेंट ने या गवर्नर ने एज अ ऑर्डिनेंस पास कर दिया है तो ऐसे कानूनों को भी सुप्रीम कोर्ट नल एंड वॉइड कर सकता है। किस कंडीशन में? जब हमारे ऐसे का वो कानून हमारे मूल अधिकारों को प्रभावित करते हैं। तीसरी तरीके के कानून होते हैं एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन। एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन क्या होता है? इसे हम डेलीगेटेड लेजिस्लेशन भी कहते हैं। एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन का मुख्य काम वैसे तो कानूनों का पालन करवाना होता है लेकिन विशेष परिस्थितियों में उन्हें कानून बनाने की भी शक्ति दे दी जाती है। अगर एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन द्वारा बनाए गए कानून हमारे मूल अधिकारों को प्रभावित करते हैं तो आर्टिकल नंबर 13 के शक्ति का प्रयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट उसको नल एंड वॉइड कर सकता है। तो अगर इस तरह से हम देखते हैं कि इन तीनों इंस्टीट्यूट्स द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को सुप्रीम कोर्ट अगर यह देखता है या उसको पता लगता है कि ये कानून हमारे मूल अधिकारों के विरोध में है या उनके साथ किसी तरीके की छेड़छाड़ी करते हैं तो उन अधिकारों को, उन कानूनों को क्या कर सकता है? नल एंड वॉइड कर सकता है। इसी आर्टिकल को अगर हम देखें, सुप्रीम कोर्ट की शक्ति को देखें तो हम कह सकते हैं कि हमारे देश की सरकारें चाहे कितनी भी निरंकुश और तानाशाह हो जाएं, सुप्रीम कोर्ट की वजह से हमारे मूल अधिकार हमेशा इंटैक्ट रहेंगे, वो कभी भी प्रभावित नहीं होंगे, गलत तरीके से तो प्रभावित नहीं होंगे।
यहाँ पर देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के इस आर्टिकल में ये देखा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट किसी भी तरीके के परिवर्तन को इसमें मूल अधिकारों में परिवर्तन को रोकती है। तो क्या हमारे मूल अधिकारों में या संविधान में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है? क्या हमारे संविधान में कोई परिवर्तन नहीं किया सकता है? तो इसका उत्तर है 1973 का केशवानंद भारती केस। 1973 के केशवानंद भारती केस से पहले ऐसा ही माना जाता था कि मूल अधिकारों में या संविधान में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, लेकिन 1973 का एक बेंचमार्क केस है जो है केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस। इस केस में उस समय सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठी थी जिसमें कुल 13 जजेस शामिल थे। 13 जजों की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाई गई। इस बेंच में 13 जज शामिल थे और ये अब तक की सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है। और इस बेंच ने कहा कि हाँ, संसद को अधिकार है संविधान में परिवर्तन करने का अधिकार है, लेकिन वह परिवर्तन संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को प्रभावित नहीं करे। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि संसद संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को प्रभावित किए बिना क्या कर सकती है? संविधान में परिवर्तन कर सकती है। ये 1973 केशवानंद भारती और स्टेट वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का लास्ट कंक्लूजन था ये। ठीक है, अब बताते हैं क्या ना कि केशवानंद भारती क्या था, केशवानंद भारती केस क्या था, ये आपको अगले वीडियो में बताएंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपको डाउट है, कोई क्वेरी है तो नंबर इन द डिस्क्रिप्शन, आप उस नंबर पर कॉल करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।